एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। तो इस चैनल पे हम ऑलरेडी इंटरनेशनल रिलेशन की एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, यानी MPA 002 की। और ये आज हम इस पर जो हम लास्ट वीडियो में टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, दैट इज़ आर रियलिस्ट एंड नॉन रियलिस्ट अप्रोच, ये उसका सेकेंड पार्ट है। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैम रियलिस्ट जो अप्रोच है वो उसको एक बार हम थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ दोबारा डिस्कस करें। तो हम इसमें नियो रियलिज्म पढ़ने से पहले हम एक बार रियलिज्म को दोबारा से समझ लेते हैं। ओके तो रियलिज्म को समझने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम लिबरलिज्म को समझें, क्योंकि लिबरलिज्म जो है एक बेस तैयार करता है, जिस बैकग्राउंड में हमारी रियलिज्म की थ्योरी आती है। ओके तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी 1914 में स्टार्ट, और ये कम से कम चली थी 1918 के तक। और इसमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है उसमें एलाइड पावर्स जो थी विनर्स रही थी। एंड जब आप वर्ल्ड में ऑलरेडी एक सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि वर्ल्ड वॉर 1 हो चुकी है, एलाइड पावर्स विनर्स हैं, और इस वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत सारी कंट्रीज़ ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, बहुत सारे लोगों ने की जान गई थी, मिलियंस ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। ठीक है, तो इसलिए चाहे वो कंट्री विनर हो चाहे वो कंट्री लूज़र हो, कोई भी कंट्री नहीं चाहती थी कि वर्ल्ड लेवल पर कभी भी एक ऐसी कोई सिचुएशन आए कि वॉर जैसी परेशानी वॉर दोबारा हो। ठीक है, तो इस बैकग्राउंड में जो है हमारी लिबरलिज्म की थ्योरी आती है, लिबरलिस्ट आइडियाज़ आते हैं। एंड वो कहते हैं क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर एनार्की है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट नहीं है एट वर्ल्ड इंटरनेशनल एरियाना में, तो हमें ज़रूरत है कि हम कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाएं। वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का काम ये होगा कि पीस बनाकर रखे वर्ल्ड लेवल पर, कॉपरेशन बनाकर रखे बिटवीन द कंट्रीज़। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ वर्ल्ड लेवल पे आपस में इंटरैक्ट करती हैं, ट्रेड करती हैं। ठीक है, बहुत सारी मीटिंग्स हेल्ड होती है, तो वो आपस में हम लोग मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो भाई ऑब्वियसली लड़ाई होना तो बहुत नॉर्मल सी बात है। ठीक है, लेकिन शांति बनाए रखना उतना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तभी तो वर्ल्ड जो है और अच्छे से ग्रो कर पाएगा। और इसी बैकग्राउंड में आती है हमारी लीग ऑफ नेशंस का फॉर्मेशन होता है, जो कि 1920 में होती है लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जब लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन होता है 1920 में, तो बहुत सारी कंट्रीज़, बहुत पावरफुल कंट्रीज़ जो होती हैं इसको ज्वाइन नहीं करती हैं। और लीग ऑफ नेशन का काम ही यही है कि वर्ल्ड लेवल पर पीस बना कर रखे, कॉपरेशन बना के रखे। जब लीग ऑफ नेशन में कोई कंट्री आकर पार्ट ही नहीं बनेगी, कोई कंट्री आकर इसे ज्वाइन ही नहीं करेगी, तो ऑब्वियसली वो अपना काम इतने बेटर तरीके से नहीं कर पाएगी। और फिर इसी बीच में लीग ऑफ नेशन जब लीग ऑफ नेशन फॉर्मेशन हुई होती है, तो इसका फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका होता है, तो वर्ल्ड वॉर 2 हो जाती है 1939 में स्टार्ट, जो कि 1945 तक चलती है। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि क्योंकि लीग ऑफ नेशन इसी मोटिव के साथ बना था कि भाई वर्ल्ड में पीस और कॉपरेशन बना रहेगा, ऐसी वर्ल्ड वॉर की जो सिचुएशन है वो दोबारा कभी नहीं आएगी। राइट, तो इसी वजह से जो है अगर वर्ल्ड वॉर 2 हो जाती है तो यानी फेलियर हो गया लीग ऑफ नेशन का। जिस मोटो के साथ लीग ऑफ नेशन का जो फॉर्मेशन हुआ था, वो अपना मोटो, जो अपना जो मेन जिस कारण से उसका फॉर्मेशन हुआ है वो ही पूरा नहीं कर पाई, और इसलिए कहीं ना कहीं लीग ऑफ नेशन फेल हो जाती है। और लीग ऑफ नेशन का फेल होने का मतलब है कि लिबरलिज्म की थ्योरी जो है, लिबरलिस्ट आइडिया है, वो भी उसके साथ जो है कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। और जब फेलियर होता है लिबरलिस्ट आइडियाज़ का, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की बात, ये जो है ये आइडियाज़ का जब फेलियर होता है तो राइज होता है रियलिज्म की थ्योरी का, रियलिस्ट आइडियाज़ का राइज होता है। चलिए अब समझते हैं रियलिज्म। अब हमने एक बैकग्राउंड तो समझ लिया कि रियलिज्म की थ्योरी कैसे आई वर्ल्ड लेवल पर। रियलिज्म की थ्योरी क्या है, इसको एक बार हम समझ लेते हैं। तो रियलिज्म की जो थ्योरी है एक बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द डोमिनेंट थ्योरी मानी जाती है इंटरनेशनल रिलेशन में। क्यों? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, क्योंकि रियलिज्म जो है एक वो बेस्ट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है कि क्यों जो एक स्टेट है वो हमेशा वॉर के लिए तैयार रहता है। ठीक है, और इसके मेन प्रोपोगेटर्स है थ्यूसिडाइड्स, मैकविली, E.H. कार, हेंस मॉर्गेंथो, हॉब्स। इन सब के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बहुत डीप में डिस्कशन किया है। एक बार फिर भी जो है मैकविली को एक बार दोबारा समझ लेते हैं। ओके, मैकविली समझने से पहले एक बार बात कर लेते हैं थ्यूसिडाइड्स के बारे में। सो थ्यूसिडाइड्स ने अपनी बुक फिलोसफी एंड वॉर, जो कम से कम आज से 2000 साल पहले लिखी गई थी,
उन्होंने अपनी बुक फिलोसफी एंड वॉर में बोला है कि उन्होंने दो, एथेंस और स्पार्टा, ये इन दोनों के बारे में बताया है और बताया है कि कैसे जो है उन्होंने वहाँ की बेसिकली स्टोरी बताई है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट राइटिंग है रियलिस्ट थ्योरी की। इसमें आपको रियलिज्म मतलब रियलिस्ट थ्योरी की रूट्स जो हैं थ्यूसिडाइड्स की राइटिंग्स को माना जाता है। अब बात करते हैं मैकवेली को। ओके, सो मैकवेली जो है अपनी बुक में बेसिकली वही बात बोलते हैं जो हॉब्स ने अपनी बुक लेवायथम में बोली है कि ह्यूमन नेचर के बारे में, कि ह्यूमन नेचर है सेल्फिश है, ईगोइस्टिक है। और मैकवेली की बुक का नाम है द प्रिंस। इन्होंने अपनी बुक में यही बोला है कि एक जो ह्यूमन बीइंग है वो सेल्फिश है, एक ईगोइस्टिक है, वो हमेशा चाहता है कि पावर को ग्रैब करना, डिज़ायर फॉर पावर। तो एक स्टेट को जो है हमेशा, एक कंट्री को जो है हमेशा अपनी सिक्योरिटी के बारे में पहले सोचना चाहिए कि कैसे वो अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर सकता है। ये एक लीडर की प्राइमरी कंसर्न होता है, एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक स्टेट को सही तरीके से चलाना, उसको बचाकर चलना, उसके सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचना। तो इस बैकग्राउंड में जो है मैकवेली एक लीडर के बारे में बात करते हैं कि टू प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट एक लीडर की दो क्वालिटीज़ बताते हैं कि एक लीडर को हमेशा अलर्ट होना चाहिए और उसे आना चाहिए कि वो कैसे किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कैसे वो काम करेगा, कैसे वो उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में काम करेगा, चाहे वो प्रॉब्लम इंटरनल मैटर हो, चाहे वो प्रॉब्लम एक्सटर्नल मैटर हो। तो एक लीडर को ये चीज़ आनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू मैकवेली वो एक लीडर की दो क्वालिटीज़ बताते हैं कि एक लीडर को कैसा होना चाहिए, एक फॉक्स की तरह होना चाहिए और एक लायन की तरह होना चाहिए। ठीक है, लायन की तरह पावरफुल और फॉक्स की तरह क्लेवर होना चाहिए। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं या दो मेन क्वालिटीज़ हैं जो मैकवेली के हिसाब से एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। ओके, तो मैकवेली साथ साथ ये भी बात बोलते हैं कि एक लीडर को जो है ये नहीं कि वो हमेशा जो है लड़ाई से दूर भागे। मैकवेली ये बोलते हैं कि एक लीडर को जब ज़रूरत हो लड़ाई की, वॉयलेंस की, तो उसे लड़ाई भी करनी चाहिए ताकि स्टेट सर्वाइव कर सके मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी। और जहाँ अच्छा बनने की ज़रूरत है उसे एक अच्छे से भी गुड रहकर भी काम करना चाहिए, शांति से भी काम करना चाहिए। तो ये मैकवेली अपनी बुक में कहते हैं। ओके, तो चलिए अब पढ़ते हैं E.H. कार के बारे में। तो E.H. कार बेसिकली अपनी बुक में जो है जो लिबरल थ्योरीज़ है, लिबरल आइडियाज़ जो हैं वो इस चीज़ को जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं और वो कहते हैं कि जो लिबरल आइडियाज़ जो बात करते हैं कि वो कहते हैं कि जो लिबरल आइडियाज़ बात करते हैं कि कंट्रीज़ का रिलेशन कैसा होना चाहिए कि आपस में हार्मनी रहे, पीस रहे। तो E.H. का जो है टोटली इस बात से डिसएग्री करते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो लीग ऑफ नेशन का जो ये फॉर्मेशन था कि वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होगी और सारी कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो कभी हो ही नहीं सकता, कॉपरेशन बनाए रखने की हम कोशिश कर सकते हैं। तो E.H. कार कहते हैं कि नहीं, कॉन्फ्लिक्ट होना तो बहुत स्वाभाविक है, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा, तभी एक कंट्री जो है ग्रो कर पाती है। कि हम अगर बात करें कि कंट्रीज़ के बीच में कॉपरेशन बना रहेगा तो ये बात तो इंटरनेशनल एरिया ना, जहाँ हर कंट्री पावर को ग्रैब करना चाहती है, तो यहाँ ये कॉपरेशन की बात इतनी अच्छी नहीं लगती उन्हें। ठीक है, अब बात करते हैं हेंस मॉर्गेंथो। तो हेंस मॉर्गेंथो की जो थ्योरी है, इनके कुछ 6 प्रिंसिपल्स हैं जो कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करे हैं। ये बेसिकली एक जर्मन स्कॉलर है और इनकी बुक का नाम है हिज पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। और ये वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट बुक मानी जाती है अगर आप रियलिस्ट आइडियाज़ को पढ़ना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। तो हेंस मॉर्गेंथो के जो आइडियाज़ हैं वो बहुत बहुत बेस्ट माने जाते हैं जो इन्होंने अपनी बुक में लिखे हैं। ओके, तो आप जब भी रियलिस्ट लिबरलिस्ट थ्योरी आप आइडियाज़ लिख रहे हो तो इस बात को ज़रूर पेपर में ज़रूर लिखिए कि वर्ल्ड लेवल पे टोटल एनार्की है, स्टेट जो है एक कुछ इंडिविजुअल से मिलकर बना है। जैसे कि समझ लेते हैं हम जो एक स्टेट का फॉर्मेशन है, पहले हम उसे समझ लेते हैं कि सबसे पहले सोसाइटी का जो मेन सेंटर, एपी सेंटर है अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट, सबसे पहले है इंडिविजुअल। वो इंडिविजुअल से क्या बन रही है, हमारी सोसाइटी बन रही है जहाँ हम रह रहे हैं, और वो सोसाइटी से एक स्टेट बन रहा है, एक कंट्री बन रही है जहाँ पर हम रहते हैं। ठीक है, तो अब रियलिस्ट बात करते हैं कि ये एक इंडिविजुअल का जो वो एक इंडिविजुअल को जो एक एपी सेंटर जो मान रहे हैं, वो इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा है, कि वो इंडिविजुअल का बिहेवियर है कि वो ईगोइस्टिक है, वो सेल्फिश है, वो हमेशा और पावर ग्रैब करना चाहता है, वांट टू ग्रैब मोर पावर,
डिज़ायर फॉर पावर आप इसे बोल सकते हैं। और ये बात लेवायथम में हॉब्स ने अपनी बुक में बोली है, ठीक है। तो हॉब्स भी एक रियलिस्ट, बहुत फेमस रियलिस्ट हैं, आप इनका भी नाम लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक बात जो रियलिस्ट थ्योरी का जो आप कह सकते हैं एज अ कंक्लूडिंग पॉइंट, कि ये कि नेशनल इंटरेस्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कि एक कंट्री के हित की क्या बात हो सकती है, कि एक कंट्री की हित की बात हमेशा जो है नेशनल पावर के टर्म्स में हम डिफाइन करेंगे, कि भाई उसके पास जितनी पावर है वो उतना ज़्यादा पावरफुल है, तो वो उसका नेशनल इंटरेस्ट की बात हमेशा कैसे होगी, नेशनल पावर के टर्म्स में हम डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब इसी के साथ अब हमारा, आई होप आपको अब न्यू रियलिज्म और अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अब भी कोई डाउट लगे तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आप हमने अपने डाउट्स हमें हमारे टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम से आप जोड़कर वहाँ पे आप हमें अपने जो है डाउट्स भेज सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का मेन जो हमारा है न्यू रियलिज्म। तो जो रियलिज्म की जो ये थ्योरी है वो हमने इसके 2 स्टैंड्स पढ़े थे लास्ट वीडियो में। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे आप लोग देखिए, कि 2 स्टैंड्स है, क्लासिकल रियलिज्म एंड नेक्स्ट इज न्यू रियलिज्म। तो ये 2 स्टैंड्स जो है इसमें क्लासिकल रियलिज्म में वही सब आपको लिखना है जो ऑलरेडी अभी हमने पढ़ा है, हॉब्स की थ्योरी, थ्यूसिडाइड्स, मॉर्गेंथो, E.H. कार, मैकविली, आप वो सब लिख सकते हैं इसमें। और नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी है वो है न्यू रियलिज्म। सो न्यू रियलिज्म की जो थ्योरी है वो एक बेसिक जो है बहुत रिसेंट स्टैंड है, न्यू थ्योरी है जो कि 1980s में आई है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ केनेथ वॉल्श। तो न्यू रियलिस्ट की जो थ्योरी है वो भी रियलिज्म, क्लासिकल रियलिज्म की तरह पावर पे ही इंपॉर्टेंस देते हैं, और वो बोलते हैं कि जो इंटरनेशनल जो ये सिस्टम है वो इंडिविजुअल से नहीं बना है। इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है कि वो ईगोइस्टिक है, वो हमेशा पावर को ग्रैब करना चाहता है, इससे एक स्टेट इंटरनेशनल सिस्टम में रिस्पॉन्स नहीं करता है। वो इंटरनेशनल सिस्टम में वैसे ही रिस्पॉन्स करता है जैसा हमारा इंटरनेशनल सिस्टम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये क्या है इंटरनेशनल सिस्टम का स्ट्रक्चर, आइए उसे समझते हैं। ओके, सो इंटरनेशनल सिस्टम के हमारे जो है केनेथ वॉल्श 3 एलिमेंट्स, जो इंटरनेशनल सिस्टम का स्ट्रक्चर है उसके 3 एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं केनेथ वॉल्श। ओके, तो जो 3 एलिमेंट्स की जो बात करते हैं केनेथ वॉल्श अपनी थ्योरी में, इसको एक एक करके समझ लेते हैं। नंबर 1 इज ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, एनार्की। नंबर 2 द करेक्टर ऑफ यूनिट्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प। नंबर 3 द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज। तो चलिए इन तीनों को एक एक करके पहले हम समझ लेते हैं। नंबर 1 इज एनार्की। सो एनार्की जो है आप लोग अभी तक हम पढ़ते ही आ रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर जो है देयर इज़ टोटल एनार्की, की कोई गवर्नमेंट नहीं है जो काम कर सके, कि या कोई ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसका ये काम हो, कुछ है लेकिन केनेथ वॉल्श जो है उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन को। वो कहते हैं कि कोई गवर्नमेंट नहीं है, जैसे हर एक कंट्री की, हर एक स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट होती है। जैसे हम इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इंडिया में गवर्नमेंट 3 लेवल्स पे डिवाइडेड है। नंबर वन जो है सेंट्रल लेवल पर, यानी जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट है। नेक्स्ट है स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट है। नंबर 3 इज जो अब हमारी नेक्स्ट जो विलेज लेवल पे, यानी 3 लेवल्स है गवर्नमेंट के। तो इसी तरह हर एक कंट्री की अपनी एक गवर्नमेंट होती है जिसका काम होता है कि कंट्री में रूल्स रेगुलेशंस बनाए, जिसका काम होता है कि वो पीस और कॉपरेशन बना कर रखे बिटवीन द, अपनी कंट्री के अंदर पीस और कॉपरेशन बना कर रखे लोगों के अंदर। और उसका काम ये भी होता है कि भाई न्यू से न्यू और जो रूल्स और रेगुलेशन गवर्नमेंट बना रही है लोग उसे फॉलो भी करें। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल की, तो वहाँ ऐसी कोई गवर्नमेंट ही नहीं है जो ये काम कर सके। तो ऑब्वियसली जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में वॉर तो करेंगी ही, है ना। जब कोई ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, जो कोई ऐसे कोई गवर्नमेंट ही नहीं है जो वो काम कर सके, तो लड़ाई तो होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट वो बात करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प की। तो इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो आ रहा है मेरे दिमाग में, बहुत कॉमन है, आप अपनी लाइफ में खुद देखिए कि जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, हमारी लाइफ में कोई डिफ़िकल्ट टाइम होता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या बोला जाता है कि जब आप बात करते हैं, तो जब आप किसी मुश्किल वक्त में होते हैं तो हम सबसे पहले क्या बात करते हैं कि सेल्फ हेल्प ज़रूरी है, आप अपने आप की मदद खुद कीजिए। तो इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर जो है टोटल एनार्की है,
टोटल एनार्की है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि कोई कंट्री अब किसी की मदद करे, तो वहाँ पर जो है हर कंट्री अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रही है। तो इसलिए ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम में हर कंट्री को अपनी सेल्फ हेल्प खुद करनी चाहिए। खुद जो है एक किसी मुश्किल प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलना है, तो वो एक कंट्री की खुद की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। तो द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प इधर जो है केनेथ वॉल्च बात करते हैं। नेक्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज़। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज़ का जो थ्योरी है कि हर कंट्री को हमेशा जो है अपनी मिलिट्री रिसोर्सेज और अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को हमेशा बढ़ाना चाहिए। अगर हम पास्ट से कंपैरिजन करें तो अगर हम पास्ट में देखें कि बड़े बड़े किंग्स जो होते थे, आप देखते हैं कि हमेशा अपनी पावर को बढ़ाते थे, दूसरे स्टेट पर, दूसरे किंगडम पे वो हमला करते थे और उस राज्य को भी अपने अंदर लेते थे, ठीक है। तो यानी जितना बड़ा एक राजा का साम्राज्य होगा, उतनी ज़्यादा उसको आर्मी रखनी पड़ेगी, उतने ज़्यादा उसको एलिफेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उतने ज़्यादा उसको हॉर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, उतनी ज़्यादा स्टैंडिंग आर्मी की उसको ज़रूरत पड़ेगी। तो यानी अगर हमें पता लगाना है कि कौन सी कंट्री, कौन सा राजा कितना पावरफुल है, तो हमें क्या देखने की ज़रूरत है? हमें देखने की ज़रूरत है कि उसकी मिलिट्री रिसोर्सेज कितने हैं, उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कैसी है। ये दो इम्पॉर्टेंट हैं जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज़। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज़ है, यानी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड मिलिट्री रिसोर्सेज को केनेथ वॉल्च बोलते हैं कि हमेशा एक कंट्री को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। हाउ टू मैक्सिमाइज दिस, ठीक है। तो ये जितनी ज़्यादा होंगे मिलिट्री रिसोर्सेज और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, एक कंट्री की, एक स्टेट की उतनी ही ज़्यादा पावर होगी, उतना ही ज़्यादा दबदबा होगा इंटरनेशनल एरियाना में। अब केनेथ वॉल्च जो बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बोलते हैं, दैट इज़ बैलेंस ऑफ पावर। सो ये बैलेंस ऑफ पावर जो है, इसमें सबसे पहले जो है वॉल्च अपनी बुक में जो बताते हैं कि क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर एनार्की है टोटली, तो स्टेट्स को जो है अपना जो है वो हमेशा जो है अपनी जो पावर है, जो कैपेबिलिटीज़ को है, हमेशा इंक्रीज़ करना चाहिए। और वो कैसे अपनी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करने का मतलब, अपनी मिलिट्री रिसोर्सेज को बढ़ाना चाहिए और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए जब भी उसे मौका मिले। वो अपनी मिलिट्री रिसोर्सेज और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा बढ़ाएगी, वो उतनी ज़्यादा पावरफुल होती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट केनेथ वॉल्च जो बात करते हैं वो एक वर्ल्ड की सिचुएशन का एग्जाम्पल लेते हैं और उस पर एक बैलेंस ऑफ पावर के बारे में कुछ बोलते हैं। आइए उसको समझते हैं। एक वर्ल्ड में सिचुएशन आई थी, आपने सब पढ़ा होगा कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुई थी, उसकी जगह एक सिचुएशन आई थी कोल्ड वॉर, ठीक है, जहाँ पर जो है वेपन्स का यूज़ नहीं हुआ था, ठीक है। तो उस सिचुएशन जहाँ पे दो वर्ल्ड में दो पावरफुल कंट्रीज थी, यूएस एंड यूएसएसआर, ठीक है, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। तो ये जो सिचुएशन थी, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं बाइपोलैरिटी। यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे दो कंट्रीज जो थी बहुत ज़्यादा पावरफुल। तो केनेथ वॉल्च के हिसाब से ये जो सिचुएशन थी ये बहुत ज़्यादा स्टेबल थी, ये एक बहुत बेटर सिचुएशन प्रोवाइड करती है कि वर्ल्ड लेवल पर पीस बना रहेगा, वर्ल्ड लेवल पर सिक्योरिटी बनी रहेगी इन कंपैरिजन टू मल्टीपोलैरिटी। मल्टीपोलैरिटी वो सिचुएशन होती है जहाँ पर जो है बहुत सारी कंट्रीज़ पावरफुल होती है। जैसे आज के टाइम पर आप देख लीजिए कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं पावरफुल है, चाइना हो गया, यूएस हो गया, ठीक है, रशिया हो गया। तो ये सारी कंट्रीज़ कितनी पावरफुल हैं। लेकिन बाइपोलैरिटी में सिर्फ दो कंट्रीज़ पावरफुल होती हैं और बाकी जो होती हैं उसकी एलाइज होती हैं, उससे फ्रेंडशिप करती हैं ताकि भाई हम इसके फ्रेंड बने रहेंगे तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जहाँ सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं। तो अकॉर्डिंग टू केनेथ वॉल्च जो है मल्टीपोलैरिटी से बेटर सिचुएशन क्या है वर्ल्ड में, जिसकी वजह से वर्ल्ड में पीस बना रहेगा और सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है वो ज़्यादा बेटर रहेगी, वो सिचुएशन है बाइपोलैरिटी। ओके, चलिए तो अब समझ लेते हैं की एजम्पशंस जो हैं, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो न्यू रियलिज्म के थ्योरी के, जो आप एग्जाम में इसको और एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, तो जो बेसिकली जो बात करते हैं हमारे जो मेन की पॉइंट्स हैं न्यू रियलिस्ट के, वो ये की पॉइंट्स हैं कि जो स्टेट्स हैं वो स्टेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक्टर है और मेन एक्टर है इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल एरियाना में। ओके, नेक्स्ट इसकी न्यू रियलिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि जो स्टेट है वर्ल्ड लेवल पे जो एग्जिस्ट करता है वो इसलिए एग्जिस्ट करता है और ऐसे ऑपरेट करता है क्योंकि हमारा इंटरनेशनल स्ट्रक्चर वैसा है, और वो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर कैसा है कि वहाँ पर टोटली एनार्की है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। नंबर 3 इज they assume that the structure of the system is major determinant of the
एक्ट अ स्टेट बिहेवियर, कि वो स्टेट कैसे इंटरैक्ट करता है जहाँ पर एनार्की है, क्योंकि हमारा इंटरनेशनल का स्ट्रक्चर कैसा है। वही यही ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये उसी का आगे कंटिन्यूएशन में है कि एक स्टेट जो है कैसे एक्ट करता है इंटरनेशनल सिस्टम में, कि देयर इज़ टोटल एनार्की और स्टेट उसी की तरह रिस्पॉन्स करता है। ये उस पॉइंट को नहीं मानते हैं कि एक इंडिविजुअल का बिहेवियर ग्रीडी है और वो पावर को ग्रैब करना चाहता है। ठीक है, ये बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ इंटरनेशनल सिस्टम, जो कि अभी हमने 3 पॉइंट्स पढ़े। ओके, नेक्स्ट है स्टेट्स आर सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेड, और क्योंकि उन्हें एनार्की सिस्टम में इंटरैक्ट करना है, वहीं पर सर्वाइव करना है, तो उनको सबसे पहले जो है अपने बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, सेल्फ हेल्प की बात करते हैं टू सर्वाइव इन दिस एनार्किक सिस्टम। ओके, तो ये मेजर कीवर्ड्स हैं जो कि हमने पूरी वीडियो में डिस्कस किए नियो रियलिज्म की थ्योरी में। आप इसी को एग्जाम में एक्सपैंड कर सकते हैं पॉइंट वाइज अपना आंसर लिखने के लिए। नंबर 1 स्टेटिज्म, जो स्टेट, नेक्स्ट सेल्फ हेल्प की बात की हमने, सर्वाइवल की बात की, एंड सिक्योरिटी डिलेमा की बात की। ओके, तो अब कुछ आगे बढ़ने से पहले, कुछ प्रोपोगेटर्स को जानने से पहले हम नियो रियलिज्म के 2 स्टैंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। नंबर 1 इज ऑफेंसिव रियलिज्म एंड नंबर 2 इज डिफेंसिव रियलिज्म। ओके, तो ऑफेंसिव रियलिज्म की जो ये थ्योरी है वो दी है जॉन मीयरशाइमर ने। जॉन मीयरशाइमर, जॉन मीयरशाइमर की बुक का नाम है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। इन्होंने इस बुक में जो कि इनकी बुक आई थी 2001 में, उसमें इन्होंने बात की है ऑफेंसिव रियलिज्म की, और ये इसमें ये बताते हैं कि स्टेट्स को जो है अपनी पावर को, अगर उसे इस एनार्की सिस्टम में, जो इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल एरियाना में जो एनार्की है, अगर एक स्टेट को वहाँ पे सर्वाइव करना है तो उसे पावर को हमेशा बढ़ाते रहना होगा, उसे एक हेजीमनी क्रिएट करनी होगी कि हाँ वही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। उसे हमेशा अपनी मिलिट्री रिसोर्सेज को बढ़ाना होगा, उसे अपने इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, ताकि उसी के पास सबसे ज़्यादा पावर रहे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम डिफेंसिव रियलिज्म की। डिफेंसिव रियलिज्म जो है केनेथ वॉल्श ने दिया है, और ये भी यही बात करते हैं कि स्टेट को जो है अपनी पावर को बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये बात करते हैं कि एक स्टेट को जो है मॉडरेट और रिजर्व पॉलिसीज़ भी रखनी चाहिए, ताकि एक स्टेट जो है उसकी सिक्योरिटी बनी रहे। ठीक है, ऑफेंसिव रियलिज्म में मीयरशाइमर जो बात करते हैं वो एक हेजीमनी की बात करते हैं कि भाई एक स्टेट को जो है बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत है। ठीक है, बल्कि जो केनेथ वॉल्श जो है वो इतने उसमें वो नहीं बोलते, कि वो बोलते हैं कि केनेथ वॉल्श बोलते हैं कि एक लिमिटेड वे में ज़रूरत है हमें पावर की, बल्कि ऑफेंसिव रियलिज्म में मीयरशाइमर बोलते हैं कि नहीं, जितनी ज़्यादा एक स्टेट के पास मिलिट्री रिसोर्सेज और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होंगी उतनी ही ज़्यादा एक स्टेट जो है पावरफुल रहेगा। ओके, तो अब सबसे पहले कुछ जो है इन द लास्ट ये कुछ प्रोपोगेटर्स है। रूसो की बुक जो है फेमस द स्टेट ऑफ वॉर, इसको आप अपने आंसर में एग्जाम में ज़रूर इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वॉल्श, इनकी बुक 1979 में आई थी, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। लास्ट वन इज जॉन मीयरशाइमर, इनका पूरा नाम है, इनको हम मीयरशाइमर भी लिखते हैं। इनकी बुक आई थी 2001 में, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। ओके, लास्ट में अब हम एक बार दोबारा से कंक्लूड कर लेते हैं, इसको मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो नियो रियलिज्म की थ्योरी को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, स्ट्रक्चरल रियलिज्म, कंटेम्प्रेरी रियलिज्म। ठीक है, और ये बहुत लेटेस्ट डेवलपमेंट है रियलिज्म की थ्योरी में, जो कि एक्सप्लेन करती है इंटरनेशनल के जो जितने भी हमारे इवेंट्स रहे हैं कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे। और फिर ये बात करते हैं कि कंपैरिजन करते हैं, अगर हम देखें कि क्लासिकल रियलिज्म जो है, जो बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल का बिहेवियर है ऐसा, लेकिन ये लोग बात करते हैं कि नियो रियलिज्म की जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है। ठीक है, ये जो इंटरनेशनल के जो रिलेशंस है उसको साइंटिफिक तरीके से कुछ एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा बाइपोलैरिटी और मल्टीपोलैरिटी का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा। ओके, नेक्स्ट जो है कि केनेथ वॉल्श ने अपनी बुक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो है सबसे पहले जो है नियो रियलिज्म की बात की, स्ट्रक्चर रियलिज्म की बात की, और इन्हीं की वजह से ये एक थ्योरी जो है एज अ थ्योरी फॉर्म हुई और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी अप्रोच रही इंटरनेशनल एरिया।
जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ते हैं। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप चैनल पे नए हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर। एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।